चलिए अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण को, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कर देते हैं। गोलीय दर्पण को सपोज करिए कि यह एक गोल एक कांच है। अब इसको हम क्या करते हैं, हाफ इसका काट देते हैं, हाफ काट देते हैं, यानी हाफ पार्ट हम इसका निकाल देते हैं काट करके। हाफ पार्ट के अगर अंदर वाले पार्ट पर हम जो है रेड ऑक्साइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड का लेप करते हैं इस पर, तो प्रकाश जो भी इस पर पड़ेगा इस दर्पण पर, गोलीय दर्पण पर, क्या करेगा कि प्रकाश को ये दर्पण क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। जब ये फैलाता है इसीलिए इसी को हम बोलते हैं अपसारी। पसारी मीन्स पसार दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब हम इसके बाहरी पार्ट वाले पे, इस बाहरी पार्ट पर जो है इसके जो है हम कलई करते हैं या पेंट करते हैं, तो अब ये दर्पण कौन सा बन गया, अवतल दर्पण। कौन सा बना, अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण क्या करता है, इस पे जब प्रकाश कोई पड़ता है तो ये एक जगह उसको एक पॉइंट पर कलेक्ट करता है, इसलिए इस दर्पण को हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा उपयोग आएगा, उपयोग गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, उपयोग ही मेन है, उपयोग, ठीक है। तो पहला तो उपयोग ये हुआ कि चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है गोलीय दर्पण का। चिकित्सा क्षेत्र में चाहे वो आंख की बात हो, नाक की बात हो, कान की बात हो, गले के अंदर बात हो, तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, गोलीय दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा आपका हो गया कि किस दर्पण का उपयोग, आप देखिए बाइक हुआ या गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। कौन सा प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि गाड़ियों के हेडलाइट मीन्स सामने वाला पार्ट होता है गाड़ी का, जो सामने वाला जो हेडलाइट होता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला है सर्च लाइटों में किया जाता है, सर्च लाइटों में किया जाता है, ठीक है। सर्च लाइट जो सर पे आपकी लाइट लगी होती है जिसको पहन कर लोग चलते हैं। नंबर 5 जो है आपका स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो ये बड़े सारे इसके गोलीय दर्पण के उपयोग हैं। क्लियर है। चलिए अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट और थोड़ा सा हम आपको दे दें कि समतल जो दर्पण है वो वर्क कैसा करता है, क्योंकि उससे पॉइंट बनते हैं आपके, कभी कभी उसके पॉइंट भी बन जाता है, ठीक है। समतल दर्पण में पहला जो पॉइंट बनता है कि यदि दर्पण की तरफ स्मॉल वी वेग से कोई वस्तु आ रही हो तो दर्पण में वस्तु की चाल टू भी प्रतीत होगी। मतलब ये हुआ कि अगर स्मॉल वी वेग से दर्पण की तरफ कोई वस्तु चल रही है तो दर्पण में देखने पर यह पता चलता है
कि उसका वेग क्या है, उस वस्तु के वास्तविक वेग से 2 गुना है। क्लियर है? चलिए दूसरा ये आपका पॉइंट बनता है कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को वस्तु का आधा होना चाहिए, यानी वस्तु जितनी भी लंबाई का है, वस्तु अगर आपका 5 मीटर का है या 5 फुट का है तो दर्पण को उसका हाफ होना चाहिए, मीन्स 2.5 फुट होना चाहिए। 5 मीटर है तो 2.5 मीटर होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट आपका बनता है कि यदि आपतित किरण को स्थिर मानकर स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो भाई दर्पण पर अगर कोई किरण पड़ रही है, ठीक है, दर्पण पर कोई किरण पड़ रही है तो क्या होगा, दर्पण पर कोई किरण पड़ रही है तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और उससे जो आपका टकरा कर वापस जा रहे उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। तो थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाएगा, 2 थीटा कोण क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। आपने किसको स्थिर माना है, आपतित किरण को स्थिर माना है, ठीक है, और दर्पण को क्या किया, थीटा कोण घुमाया, जिसके कारण जो उससे परावर्तित किरण है वो कितना कोण घूम गई, 2 थीटा। और एक लास्ट है कि 2 समतल दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेंगे। यानी 2 पैरेलल अगर आपके समतल दर्पण रखे गए हैं और उनके बीच में वस्तु कोई रखी गई है तो अनंत बनेंगे, ठीक है। ये था आपका दर्पण के प्रकार और दर्पण के उपयोग। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके स्क्रीन पे, देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट टॉपिक आया जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के नियम, और लास्ट में है प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं। ये आपका देखा जाए। अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है इसको हम समझते हैं। आइए
अपवर्तन क्या है? किसका? प्रकाश का। उसके पहले आपको दो चीजों को क्लियर करना होगा। क्या? मीडियम की। किसकी? मीडियम की। मीडियम मीन्स होता है माध्यम की। माध्यम की। माध्यम को जब क्लियर आप कर लेंगे तो अपवर्तन भी क्लियर हो जाएगा। माध्यम जो होता है वो दो टाइप का होता है। माध्यम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। फर्स्ट को हम बोलते हैं सघन माध्यम, जिसको बोलते हैं डेंसर, ठीक है। और सेकंड को बोलते हैं विरल माध्यम, जिसको बोलते हैं रेयरर, ठीक है। रेयरर आपका और एक है डेंसर, सघन और विरल। तो सारा जो अपवर्तन का खेल है इन्हीं मीडियम पर निर्भर करता है। इन्हीं दो मीडियम पर अपवर्तन का पूरा जो है खेल चलता है। आइए देखते हैं कैसे। अब आपको हम एग्जाम्पल सहित समझाते चलते हैं, फिर स्टेटमेंट के द्वारा भी आपका क्लियर करेंगे। हम ये दो मीडियम में बांट लेते हैं। ये आपका हम कह देते हैं कि सघन है, ये आपका मीडियम क्या है? विरल है। और ये जो लाइन है, ये लाइन दो मीडियम को क्या कर रही है? बांट रही है। इस लाइन के ऊपर सघन मीडियम है, इस लाइन के नीचे विरल मीडियम है। क्लियर है? चलिए अब इस मीडियम पर, इस जो लाइन है, इस मीडियम पर हम क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये नॉर्मल लाइन है, अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अब जब कोई किरण, आपतित किरण सघन माध्यम में आ रही हो, कोई आपतित किरण सघन माध्यम में चल रही हो और जाना कहाँ हो उसको? विरल माध्यम में जाना हो, ठीक है। जब विरल माध्यम में जाएगा तो आना तो था इधर, लेकिन अपवर्तन कहता है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आपतित किरण या प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने मार्ग से, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से माध्यम, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सघन होगा कि विरल होगा, वो कंडीशन हम आपको बताएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अनदर मीडियम में जाती है तो वो अपने जिस रास्ते से चल रही थी, जिस स्पीड से चल रही थी, वो दोनों में परिवर्तन हो जाता है। वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यहाँ पर देखिए, सघन से जब आ रही थी, जाना था सीधे, लेकिन आगे पड़ गया विरल, तो ये अपने आप मार्ग से विचलित होगी। इसका मतलब ये जो नॉर्मल लाइन है अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से कहाँ भागेगी? दूर भागेगी। किस कंडीशन में? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। क्लियर है? अब यहीं पर इसको भी हम समझा दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, यहीं से हम कह दे रहे हैं कि आपतित किरण ये है। आपतित किरण कौन है? अब विरल माध्यम से चल रही है, तो जाना तो था इसको सीधे, ऐसे जाना कहाँ था? सीधे जाना था। लेकिन हुआ क्या कि जब आपका कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्लियर हुआ दोनों सेंटेंस? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आपका जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। क्लियर? यही आपका प्रकाश का अपवर्तन है।
ठीक है। चलिए अब आगे हम जब चलते हैं, आगे हमारा पार्ट आएगा, आगे हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। आपके स्क्रीन पर प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नियम क्या है वो देखा जाए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो हैं, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए फिर इसको हम फिगर के माध्यम से समझा देंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम में दो नियम होते हैं, कौन कौन। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला रूल कहता है। अब प्रकाश के अपवर्तन का पहला रूल क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ पर, आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। सेकेंड रूल ये कहता है आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण आपस में, सेकेंड रूल ये कहता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ये आपका सेकेंड रूल कहता है। सेकेंड रूल कहता है आपतन कोण की ज्या मेंस साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मेंस साइन, दोनों का जो अनुपात होगा वो नियत होगा, नियतांक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये आपका माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ठीक है, आपतित किरण आ रही है। अगर आपका इधर क्या हो, वायु हो, क्या है, वायु हो, ये क्या हो, कांच हो। कांच आपका क्या, ये वायु आपका विरल हो गया, कांच आपका सघन हो गया। तो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुकेगा। जब अभिलंब की तरफ झुकेगा तो यहाँ पे आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे हम I से रिप्रेजेंट किए। ठीक है, फिर जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बना उसे हम R से रिप्रेजेंट किए। ठीक, ये हो गया। तो इनके बीच का जो कोण है, यानी आप I क्या है, आपतन कोण है। तो आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन I अपान अपवर्तन कोण की ज्या मीन्स साइन R बराबर इक्वल टू आपका क्या है, नियतांक है
तो यहाँ हो जाएगा नियतांक या कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? नियतांक। इसी को आगे आप बढ़ाते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं आपका एन से किया जाता है, कहीं कहीं म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये एन से रिप्रेजेंट किया गया। अगर माध्यम की बात करें तो ये वायु माध्यम है, तो इधर आप लेंगे वायु के सापेक्ष किसमें? ग्लास में, कांच का अपवर्तनांक, ऐसे रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हैं। इस नियम को, जो सेकंड नियम है, इस नियम को आप एक और नाम से जानते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ठीक है, ये एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, चलिए, ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्लियर हुआ? आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम अपवर्तनांक में, अब यहाँ पे कांस्टेंट आया है, एन। एन को ही हम बोलते हैं अपवर्तनांक। एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। एन को। तो अब अपवर्तनांक जो होता है उसके ऊपर थोड़ा सा हम आगे फोकस कर दें कि अगर कई माध्यम मिल जाए, हम दो माध्यम से अधिक माध्यम ले लेते हैं, तो अपवर्तनांक का कुछ प्रभाव पड़ता है क्या, ये देखा जाए। चलिए आइए देखते हैं, दो माध्यम से अधिक लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सपोज करिए ये माध्यम वायु है, फिर ये आपका कांच है, और लास्ट में फिर क्या हो जा रहा है? वायु हो जा रहा है। यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन है। अब जब यहाँ से वायु से आपका आपतित किरण निकलेगी, तो दूसरे माध्यम में, कांच में जब जाती है, तो अभिलंब की तरफ क्या होगी? झुकेगी। ये हो गया, ये झुकेगी तो मीन्स इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। जिस पॉइंट पर मिल रहा है, जो माध्यम को चेंज कर रहा है, उस पॉइंट पर एक अभिलंब और आप खींच लें। अब क्या होगा? अब अगर इन दोनों माध्यम की हम बात करें तो ये सघन है, ये विरल है। तो जब सघन से विरल में आता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागता है। ठीक है, अभिलंब से दूर भागता है। अब यहाँ पे देखिए, ये आई हो गया, ये क्या हो गया? आई हो गया, ये क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो और ये लाइन आपकी यहाँ पे मिल रही है, मैथमेटिकल, आप जानते हैं मैथमेटिकल में जो एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आपका ये पढ़ा जाता है कि दो पैरेलल लाइन है और दोनों को तिर्यक जब मिलाते हैं तो दोनों का जो एकांतर कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो ये वाला आपका आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आर होगा। ठीक है, और ये एंगल आपका आई होगा। आइए देखते हैं स्नेल के नियम से क्या इसमें बनता है। इसकी बात अगर हम करेंगे तो ये मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है, यानी ए एन किस में जा रहा है? जी में जा रहा है। ठीक है, एक तो फार्मूला आपका ये बना। अब सेकेंड में आप आते हैं तो सेकेंड में आपका आपतन कोण क्या है? आर है। अपवर्तन कोण क्या है? आई है। तो इसका ये बनेगा साइन आर अपान साइन आई, और इसमें आप लिखेंगे किससे जा रहा है? ग्लास से जा रहा है, तो जी एन ए में। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन बनना है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। यहाँ पे आपको देखने से ये मिलता है कि ये सभी एक दूसरे के प्रतिलोम है, यानी ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा 1। तो एक फार्मूला आपका यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको आप बोलते हैं
ANG इंटू GNA इक्वल टू 1, यानी दो माध्यमों का जो अपवर्तनांक का मल्टीपल होता है वो 1 होता है। ऐसा नहीं है कि आप दो ही माध्यम ले सकते हैं, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा जितना भी माध्यम लेंगे सबका मल्टीपल जो होगा, गुणनफल जो होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? चलिए ये तो हो गया। अब हम अपवर्तन की कुछ घटनाएं आपको बताएंगे कि अपवर्तन की घटनाएं क्या क्या हैं। चलिए, अपवर्तन की घटनाएं में जो सबसे पहले घटनाएं हैं, इसमें ये पूछा जाता है घटनाओं में सबसे पहली घटना इस पर कौन है। देखिए सबसे पहली घटना आपके सामने जो आप रात के समय अमूमन तौर पर देखते होंगे। क्या? देखिए सेंटेंस कुछ का हम लिखवाएंगे, सबका लिखवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका लिखवाएंगे तो टाइम लंबा खींचेगा। तो कुछ सेंटेंस जैसे आप पहला देखा जाए, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। देखते होंगे रात में जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। ठीक है, किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। सेकेंड जो होता है, आप देखेंगे कि एक राड है, एक राड लोहे की एक राड है और एक पारदर्शी पानी हो, उस पानी में चाहे वो तालाब हो चाहे आपका बाल्टी के अंदर रखा गया हो, उसके अंदर आप उस राड को डालेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नीचे वाला पार्ट मुड़ा हुआ है, राड क्या है अंदर से मुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। ये किसके कारण संभव है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव है। ठीक है। तीसरा आपका ये होता है कि आप कभी कभार क्या ज़्यादातर ये आपका एक तरीके से मेले वोले में जहाँ मेला लगता है आपका, वहाँ पे ज़्यादातर ये खेल एक तरीके से बच्चे खेल के द्वारा खेला जाता है। आप देखेंगे कि एक पानी से भरी बाल्टी के अंदर पेदी में एक सिक्का रखा गया होता है, एक सिक्का रखा गया होता है, लेकिन हम जब उस सिक्कों को देखते हैं तो वह सिक्का क्या होता है कि हमको पेदी से कुछ ऊपर उठा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है, वो वहीं पर होता है। ठीक है, लेकिन हमको ये आभास होता है कि कुछ पेदी से ऊपर उठा होता है। एक और इसी तरीके का एग्जाम्पल है कि आप देखेंगे तालाब के अंदर मछली है, मछली जहाँ पर वास्तविकता जहाँ पर वो है वहाँ पर हमको नहीं दिखता बल्कि उससे ऊपर दिखता है, और उसको हम पकड़ने जाते हैं तो वो नीचे से भाग जाती है। रीज़न यही है क्योंकि हम उसकी गहराई का सही तरीके से पता नहीं चलता है। ये किसके कारण है, प्रकाश के अपवर्तन की कारण है। ठीक है, ये आपका हो गया। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे आप सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आपको ऐसा आभास होता है कि सूर्य निकल गया है, लेकिन वो निकलना नहीं होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो ये आपकी सारी घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं क्या है, यह आपने देख लिया। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, और क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, इस पर हम फोकस करेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको देखा जाए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखने के लिए, समझने के लिए आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जैसे हमने बताया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, ये आपको हमने बताया। ठीक, अब चाहे वो सघन माध्यम से जाए, विरल माध्यम से जाए, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा समझनी होगी यहाँ पे। ठीक, आइए देखते हैं। ये आपका
वो लाइन है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है। ये लाइन है जो दो माध्यमों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। अब यहाँ पर हम सघन माध्यम लेते हैं और यहाँ पर हम विरल माध्यम लेते हैं। ठीक है, ये हम लेते हैं सघन माध्यम और ये हम लेते हैं विरल माध्यम। ठीक है, चलिए अब सघन माध्यम से जब हम चलेंगे, ये अविलंब लाइन है, इसको हम अविलंब बोलेंगे, अविलंब नॉर्मल लाइन है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आपतित किरण आती है तो अविलंब से दूर भागती है, ये आपको पता है। अविलंब से क्या होती है, दूर भागती है, ये आपको समझना है। यहाँ पे देखिए, ये आपकी आपतित किरण आ रही है, ये आपतित किरण आ रही है आपका, और ये आपतित किरण आ रही है, किस में आ रही है, सघन में आ रही है। अब होगा क्या इसके साथ, अविलंब में, अविलंब कह रहे विरल माध्यम में क्या होगा, ये आनी चाहिए इस पे लेकिन जाएगी इस पे। ठीक है, क्या हुआ, अविलंब से दूर भाग रही है। ठीक, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान, ये आपतन कोण है, आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ाते हैं। और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपतित किरण को और डाउन करना पड़ेगा। जब डाउन करेंगे तो क्या आएगा कि अपवर्तन कोण का मान थोड़ा और बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम थोड़ा और बढ़ाते जाते हैं, ये और चलती है, थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये आपका सीधे 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, सीधे 90 डिग्री पर ये मुड़ जाती है। यानी अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक सेंटेंस निकलता है, यहाँ से एक आपका सेंटेंस निकलेगा कि वह आपतन कोण का मान, उस आपतन कोण का मान जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 90 अंश हो जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण क्या होगा, वही आपतन कोण होगा जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 90 अंश हो जाए। क्लियर है, चलिए क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि अब जब ये क्रांतिक कोण बन गया, ये आपका क्रांतिक कोण है, ये सी है, क्रिटिकल एंगल है, कौन सा, आपतन कोण। इसी आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो ये आपका सी है। अब ये क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक मान और बढ़ाएंगे एंगल का, उस कंडीशन में अब जो किरण को जाना चाहिए था दूसरे माध्यम में, वो जा करके न बल्कि उसी माध्यम में क्या हो जाती है, चली जाती है। यही कंडीशन कहलाती है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये आपका कहलाता है। अब यहां पर देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो प्रतिबंध होना जरूरी है, उसको समझ लीजिए। दो और जो आपका प्रतिबंध है वो क्या है, पहला प्रतिबंध ये है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण जो है, आपतित किरण को हमेशा, ये प्रतिबंध है, हमेशा सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम
विरल माध्यम में चलना होगा। ये पहली कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। जब भी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हम बात करेंगे उसमें पहला ये प्रतिबंध है कि आपतित किरण को जब भी आप जो है भेजेंगे वो किससे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही भेजेंगे, तभी ये कंडीशन आएंगी, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। सेकेंड कहता है कि आपतन कोण का जो मान होना चाहिए, आपतन कोण का मान जो होना चाहिए, आपतन कोण का मान का मतलब ये हुआ कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया होगा उस स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये अगर दोनों कंडीशन होंगी तो आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और यहाँ पे देखिए दोनों प्रकाश आपका सघन से विरल माध्यम में आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, हम बताए थे कि आपका क्रांतिक कोण केवल यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं, लेकिन आपतन कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक है, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा है, ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी थी। अगला आपका जो टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जैसे आप देखते हैं हीरे का चमकना, हीरा चमकता है, हीरे का चमकना, क्योंकि देखिए सभी कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, आप कुछ स्टेटमेंट के द्वारा भी समझने का प्रयास करें। पहले नंबर पे आपका जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कहीं भी आप उसको रख दीजिए वो चमकता है। दूसरा कारण आपका, दूसरा जो आपका एग्जाम्पल होगा कि पानी है, जल है, जल के अंदर वायु का बुलबुला है, वायु का एक बुलबुला है, वायु से भरा हुआ है, उसके अंदर भरा है, गैस भरी है, वायु है, तो वायु जो है पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है, ये भी कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि कांच जो होता है, कांच जो होता है कहीं से जो है हल्का सा क्रैक कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो उस ब्रेक पर भी आप देखते हैं ब्रेक के अंदर क्या होता है, एयर भर जाती है, तो उस एयर जब भर जाती है तो दो माध्यम हो जाता है, और जब दो माध्यम हो जाता है तो वहाँ भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो पार्ट जो है चमकीला दिखाई देता है। और तीसरा आपका अगला जो आपका है वो आपका मिराज है। क्या है? मिराज। मिराज मीन्स होता है मरीचिका। ये स्थिति तो मिराज वाली कंडीशन तो आप भी महसूस करते होंगे। कड़ी धूप है, सूर्य आपके सर के ऊपर है, आप बाइक से चल रहे हों या पैदल चल रहे हों, रोड पर जो सड़क पे आप चलते हैं तो कुछ सामने आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि सड़क पर कुछ जो है गीला टाइप गिरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपका क्लीन दिखता है, कुछ वहाँ पर जो है गीला टाइप नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं ऐसी कंडीशन आपकी आती है, इसी को हम बोलते हैं मिराज, इसी को बोलते हैं मरीचिका। रेगिस्तान में जो लोग प्यासे होते हैं इस मरीचिका के कारण ही होप बनी रहती है, आशा बनी रहती है, आगे तालाब दिख रहा है, आगे जो है नदी दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ कुछ नदी नहीं होती, कोई नदी नहीं होती है। ये ज़्यादातर आपका मिराज जो है आपका रेगिस्तानों में पाया जाता है। इस सब के सब जो है एग्जाम्पल आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट और है चिकित्सा क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के रूप में भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है उदाहरण है, उसके द्वारा ही हम जो है यूज करते हैं। इंडोस्कोप का यूज जो शरीर के आंतरिक, इंडोस्कोप का जो उपयोग करते हैं वो शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए किया जाता है, वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण
है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आइए, अगला जो टॉपिक आपका दिख रहा था प्रकाश का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या होता है इसको समझा जाए। हमको ये पता है, या आपको भी पता है कि सूर्य से जब प्रकाश चलता है अंतरिक्ष के अंदर तो वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं होता है, निर्वात होता है। निर्वात होता है तो सूर्य पे सीधे आपका पहुँचता है, लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही पहुँचता है, पृथ्वी के ऊपरी मंडल पे जैसे ही पहुँचता है, वहाँ से वायुमंडल आपका मिलना स्टार्ट होता है प्रकाश को। अब जब वायुमंडल मिलता है तो उस वायुमंडल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे धूल कण पाए जाते हैं। उन धूल कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो धूल कण करते क्या हैं? प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देते हैं, फैला देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जिस कलर का जहाँ पर ज़्यादा जो है प्रकीर्णन होगा